अच्छा, एक ना हमने इनिशिएटिव लिया था भाई छुट्टियों से पहले कुछ अच्छे काम के लिए। वृंदा, क्या था? सुपर 30 का। तो सुपर 30 के ही आज इनिशिएटिव पे आगे का भाई जो ये आज का कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहली बात तो जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिली है वो सर हैं कुलदीप जी, नाम है इनका। इनका अपना स्कूल है, कैलरम गांव है, कैलरम नाम का गांव है। हाँ, पता भी होगा कुछ बच्चों को। तो वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सर। इनसे इंस्पिरेशन लेके हमने अपने स्कूल में शुरू किया ये काम। और इंस्पिरेशन क्यों मिली? सर के स्कूल में ना 50% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बोर्ड क्लासेस में हमेशा 90+ मार्क्स आते हैं। सपोज करो 10th क्लास में बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, हमारे यहाँ 10 की मेरिट आ गई और 5 से सिर्फ 90+ आए। लेकिन सर के में 20 तो वो आएंगे और बाकी जो 70 वाला लेवल है नहीं, 60% 70% वाला लेवल ही नहीं है, सब 80+ की हैं सर के स्कूल में। और गांव में स्कूल है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा गांव है। कुछ यहाँ जो अगर कोई होगा, कोई मोस्टली जाटों की रिश्तेदारी है वहाँ, जिसको किसी को पता होगा तो किसी की रिश्तेदारी होगी वहाँ। तो इनसे इंस्पायर होके हमने भी सोचा कि भी हमारे बच्चे भी उस काबिल बने। आप लोगों में से शायद ही किसी ने कभी नवोदय का एग्ज़ाम, सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम ये दिए होंगे, बहुत कम होंगे। दिया होगा तो बहुत, मतलब ऐसे होंगे ना कि पूरी 100 बच्चों में से किसी एक ने। सर के स्कूल से मोस्टली बच्चे एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं। 5th क्लास में होता है ना एग्ज़ाम, 5th क्लास के बाद होता है नवोदय का, सैनिक स्कूल का, ये एग्ज़ाम होते हैं। और सर का खुद के बेटे की सिलेक्शन हुई थी अभी पीछे नवोदय के लिए। तो बात ये है कि भाई हमें पता ही नहीं क्या होता है सैनिक स्कूल, क्या नवोदय होता है, पता ही नहीं है कुछ भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या होते हैं, आपको करना क्या है, 10th के बाद क्या करना है, हमें पता ही नहीं है। 10th भी होगी, +2 भी होगी, उसके बाद क्या करना है, किस चीज के एग्जाम देने हैं। इस नॉलेज के लिए हमने क्लास शुरू की है। यहाँ ये शुरू करेंगे, हम बच्चों को चूज करेंगे, कुछ बच्चों को चूज करेंगे कि हाँ जिनको हम अलग से ही ट्रेनिंग देंगे। चार्जेस होंगे उसके चार्जेस होंगे अलग से, लेकिन उसके बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्या चार्जेस होंगे, क्या प्रोसेस रहेगी और उसके क्या बेनिफिट हैं, ये सब चीजें सर आपको बताएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने स्कूल में ऑलरेडी ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। तो अब मैं बुलाता हूँ कुलदीप जी को, प्लीज वेलकम। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून। तो मेरा सौभाग्य, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ आप लोगों के बीच में पहुंचकर। सर से तो मेरी मुलाकात 4-5 साल पहले हुई थी। हम स्काउट एंड गाइड के कैंप में मिले थे और वहाँ आपके स्कूल के जो सीनियर विद्यार्थी हैं, एक बहुत अच्छा ग्रुप था कल्चरल एक्टिविटी का। तो हर जगह जब हम मिलते थे, कल्चरल एक्टिविटी में आपके स्कूल का हर जगह एक विशेष नाम, एक विशेष पहचान है। तो इसके साथ साथ आज हम देख रहे हैं कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि एक 5th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है, अगर उसको फाइट करनी है किसी अच्छे लेवल का एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसको फेस करना है, तो कम से कम 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड तक उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसा सर ने बताया, हमारा भी गांव के अंदर एक छोटा सा स्कूल है
जिसकी शुरुआत 1990 आज से 33 साल पहले मेरे फादर साहब ने की थी। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हमें भी उनसे सीख मिली और इस श्रृंखला को हमने आगे बढ़ाया और हर बार कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश रही है, जिसके फलस्वरूप हमने इस लंबे अरसे में IITian, नीट, बाकी अदर सर्विसेज सभी में अपनी जगह बनाई है। पिछले सेशन में ही एक हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र का लेफ्टिनेंट के पद पर भी चयन हुआ। तो इन रिजल्ट को देखकर हमें भी मोटिवेशन मिला। तो आज से 5 साल पहले, कोरोना से पहले की बात है, तो जो सर ने सुपर 30 आपका बैच अनाउंस किया है, हमारे विद्यालय में सुपर 40 के नाम से बैच अभी रनिंग में। तो हर कोई हर कहीं से सीखता है। तो अगर आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो बिहार में एक आनंद सर नाम के अध्यापक हैं। किस किस बच्चे ने उनके बारे में सुना है? तो यही हमारी कमी है। कौन सी नई फिल्म आई है, कौन उसकी हीरोइन है, हरियाणवी गाने में आजकल मॉडल कौन है, सभी को पता है। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, हम उनसे दूर हैं। तो बिहार में आनंद सर हैं, उनके नाम की मूवी भी बनी थी सुपर 30, जो आप घर जाकर YouTube पर देख सकते हैं। जिन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था, वो खुद परिस्थितियों के कारण अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। काबिलियत उनके अंदर बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने अपने जीवन में एक प्रण लिया कि मैं 30 बच्चों का हर साल एक बैच लूंगा और उनमें से 30 की सिलेक्शन IIT और PMT में दूंगा। कहने को तो छोटी सी बात है, लेकिन मेरा मानना कि बिना मेहनत तो असंभव है। 30 बच्चों के बैच से 1 या 2 बच्चा निकालना बहुत बड़ी बात है, और उसका टारगेट था 30 में से 30। और ऐसे बच्चे जो साधनों के अभाव में शिक्षा से काफी दूर है, लेकिन जो सिलेक्शन का जरिया था उनका, वो भी सिलेक्ट करते थे 30 बच्चे। वो बच्चों के अंदर सिर्फ जुनून देखते थे। उनका मानना था कि अगर बच्चों के अंदर जुनून है तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इस बार जो UPSC की परीक्षा का रिजल्ट आया, तो अगर आप इस चीज से परिचित होंगे कि एक शख्स तो ऐसा था जिसकी 2019 में एक एक्सीडेंट के दौरान दोनों टांगें चली गई, एक हाथ भी चला गया, दूसरे हाथ की उंगलियां भी पूरी नहीं थी। तो इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद फिजिकली अपने आप को तैयार करना और मेंटली प्रिपेयर करना, इस हादसे से बाहर निकलना कितनी बड़ी बात है। लेकिन उनका हौसला, वो इस परीक्षा के दौरान उन्होंने UPSC क्रैक किया। आपके हाथ पांव सलामत हैं, लेकिन आप इतना बड़ा ख्वाब तो देखते भी नहीं हो, जिसका मैंने नाम लिया। शायद उसके बारे में आपने कहीं देखा या सुना भी था। क्यों? क्योंकि आपकी इस तरफ रुचि है। इसके अलावा नेशनल लेवल की एग्जाम है हमारे, जिसमें MBBS के एडमिशन के लिए हमारा नीट का एग्जाम होता है। तो अभी लोकल एरिया से गांव धनौता है नरवाना के पास, उसमें एक बिटिया ने नीट की परीक्षा पास की। अगर उसके बैकग्राउंड को हम जानना चाहें, वो अपने पिता की 10 संतान, 10 की 10 लड़कियां हैं, उनका कोई भाई नहीं है, पिता मजदूर है। वैसे हमने किताबों में किस्से पढ़े हैं, लेकिन ये तो लाइव एग्जांपल है हमारे सामने। तो जिस परिवार में 10 लड़कियां हैं, कमाने वाला एक है, तो उसका बैकग्राउंड क्या होगा। लेकिन वहां भी अगर हम जुनून की बात करें, तो 10 में से 5 लड़कियां या तो कामयाब हैं या कामयाब होने की कगार पर। तो उस बिटिया ने जब नीट का एग्जाम क्रैक किया, तो मीडिया वालों का अब भी उनके घर तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है।
जिस मीडिया वाले को हम पैसे देकर अपनी ऐड के लिए बुलाते हैं, वो फ्री में उसे टाइम मांगते हैं कि हमें आपके इंटरव्यू के लिए टाइम चाहिए। इसी प्रकार एनडीए का एग्जाम होता है जिसमें लेफ्टिनेंट के पद पर बच्चे चयनित होते हैं। इस बार जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट था, तो आप YouTube पर जाकर उसका इंटरव्यू सुनिए। तो इन सभी कहानियों के पीछे एक चीज कॉमन है, मेहनत, तरीका, भीड़ से अपने आप को अलग करना। आजकल जो ये दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें 5% बच्चे फायदा उठा रहे हैं और 90 या 95% बच्चे ऐसे हैं जो समय के साथ साथ अपना कैरियर भी बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए जो सर ने आपके सामने अभी जिक्र भी किया था कि हम एक नए बैच का उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर जुनून पैदा करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं और एक नामात्र फीस पर, जिस फाउंडेशन बैच की हम नींव रखने जा रहे हैं, यहाँ एक नामात्र चार्ज होगा। और इस फाउंडेशन बैच के लिए पेरेंट्स कोटा, राजस्थान, सीकर, चंडीगढ़, दिल्ली, वहां जाकर 3-3 लाख रुपए तक सालाना खर्च कर रही है। तो सबसे पहले कमी है हमारे यहाँ जागरूकता की। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हम उनसे अपरिचित हैं, हमें ये नहीं पता कि इस क्लास के लेवल पर हम किस किस एग्जाम के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, क्या हमें करना है। दूसरी सबसे मेन कमी हमारा टारगेट नहीं है। जब तक आप एक निश्चित टारगेट को लेकर नहीं चलोगे तो असफलता ही मिलेगी, सफलता आपसे कोसों दूर है। तो इन सभी चीजों के लिए कि हम अपना टारगेट कैसे डिसाइड करें, कई बार हम खुद कंफ्यूज होते हैं। एक बार तो हमने देखा हमारा कोई रिलेटिव एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हुआ, तो हमने वहां से प्रेरणा लेने की मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा। दूसरी तरफ जब हमने आईएएस आईपीएस देखे, उनका रुतबा देखा, तो उसी दिन से हमने अपना टारगेट चेंज कर लिया कि नहीं, डॉक्टर नहीं, आईएएस में फायदा है। तीसरे दिन किसी टीचर ने या आपके किसी सहपाठी ने आपको और नई डायरेक्शन दिखा दी, तो आपने तभी अपना टारगेट बदल दिया। तो अगर ऐसे ही टारगेट बदलते रहे और हमारा कोई फिक्स टारगेट नहीं रहा तो भी सफलता नहीं मिलेगी। तो हमने भी जो सुपर 40 बैच शुरू किया था, अगर हम उसके रिजल्ट की बात करें, बीच में 2 साल कोरोना में हमारा बैच बंद भी रहा, तो हमने रिजल्ट दिया, सैनिक स्कूल का पेपर बच्चों ने क्वालिफाई किया है। बीएससी एग्रीकल्चर, जिसमें पूरे हरियाणा में एक ही विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, चौधरी चरण सिंह के नाम पर, तो उसमें मेरे ख्याल में 90 सीट है, मेरे हिसाब से शायद थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। तो उसमें हर साल 10-15 हज़ार बच्चे एंट्रेंस देते हैं और सिलेक्शन वही 90 बच्चों की होती है। तो हमारे विद्यालय से एक विद्यार्थी ने 10 रैंक हासिल किया ऑल हरियाणा। और जो बात 10th के रिजल्ट की सर ने की थी, तो अगर मैं अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ कि जैसे आपका 10th का मैथ है, मेरे ख्याल में सिलेबस सितंबर-अक्टूबर तक आपका कंप्लीट होगा, शायद 40 या 50% आपने कवर कर लिया। लेकिन जो हमारे सुपर 40 बैच के बच्चे हैं, उनका कंप्लीट मैथ 10th क्लास का तैयार है। वो बच्चे मैथ का कंप्लीट पेपर जो हमारा एचबीएससी बोर्ड देता है, वो उसके लिए प्रिपेयर है। पिछली बार बच्चों ने मैथ में 4 बच्चों ने 100 में से 100 अंक लिए थे। हमारे बैच के 6 बच्चे थे, 6 बच्चों में से 4 बच्चों के मैथ में 100 में से 100। आप भी ले सकते हो। तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, प्लानिंग। और 11th-12th में तो बच्चा खुद भी प्लानिंग कर लेता है, लेकिन 10th तक इतना मैच्योर नहीं होता, इतना परिपक्व नहीं होता कि बिना हेल्प वो खुद को तैयार कर सके। तो यहाँ एक एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आप में से भी फाउंडेशन बैच के लिए बच्चों की सिलेक्शन होगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैक्सिमम बच्चे इस इनिशिएटिव का हिस्सा हो। और जो हमारी अब तक की मानसिकता है
वो हमें बदलना होगा। अब तक पेरेंट्स भी इस डायरेक्शन में इतनी मेहनत नहीं कर रहे, जागरूक नहीं है, क्योंकि मैं भी विद्यालय से जुड़ा हूँ। अक्सर मैंने गांव में भी देखा है, शहर में भी ऐसा ही होगा कि एक बच्चे के जन्मदिन पर पेरेंट्स 10-15 हजार रुपए फिजूल खर्ची कर देते हैं। बच्चे को मोबाइल की जरूरत नहीं है। 10th क्लास के बच्चे भी ऐसे हैं जिसके पास 15 से 20 हजार रुपए का मोबाइल है, जो बिल्कुल भी हमारे पास नहीं होना चाहिए, हमें उसकी जरूरत ही नहीं। इसके अलावा बच्चों की स्कूल ड्रेस, तो हम क्या सोचते हैं कि पूरी साल उसकी बात करते हैं तो पता नहीं कितनी महंगी महंगी हमारे पास पैसे रखी है। तो कहने का मकसद ये है कि जो शिक्षा के ऊपर खर्च करना चाहिए वो हमारी नजर में गलत है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हम बच्चे के लिए कमा कर मेहनत करके इतना इकट्ठा कर देंगे कि बच्चे को फ्यूचर में कमाने की जरूरत ना पड़े। हर साल पेरेंट्स जमीन खरीदते हैं, प्लॉट लेते हैं, मकान खरीद लिया, लेकिन बच्चे की तरफ उनका ध्यान नहीं। और जब उनकी नस्ल ही खराब हो जाती है तो वो जमीन, वो प्रॉपर्टी हमारे किसी काम के नहीं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पिछली साल की बात है, हमने 7 बच्चे हॉस्टल में भी रखे थे। हमारी हॉस्टल की फीस साल की 80,000 रुपये थी। तो एक पेरेंट्स आया 12th में एडमिशन के लिए, उसने 2 लाख ऑफर किए कि अगर आप मेरे बच्चे को प्रिपेयर करते हो 12th क्लास के लिए, मैं आपको 2 लाख रुपए फीस दूंगा। तो एक बार तो अटपटा लगा कि जब फीस हमारी 80,000 है, आप 2 लाख क्यों दे रहे हो। लेकिन जब हम इस बात की तय तक गए, पेरेंट्स से बातें हुई, तो वो एक राजनीतिक आदमी था, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, उसी के हिसाब से उसका लिविंग स्टैंडर्ड, और मतलब बात हम जमीन जायदाद की करते हैं तो वो भी काफ़ी थी। लेकिन उसका एक बेटा जो नशे की लत में पड़ चुका है, शिक्षा से कोसों दूर है, और अगर उसको 1-2 साल तक कंट्रोल नहीं किया गया तो जल्द ही ये उम्मीद है कि वो अपने बेटे को खो देगा। तो फिर वो जमा पूंजी किस काम की? असली पूंजी माँ बाप की आप हो। अगर अपनी औलाद लायक है तो आपने सिर्फ औलाद को शिक्षा देनी है, एक्स्ट्रा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी औलाद नालायक है तो आप उसके लिए कितने भंडार भर लो सभ्यता। तो आज भी बच्चे, खुद भी आप नोट करते हो, मतलब जब फीस पे करने की बात आती है, यहाँ तो नॉर्मल स्कूल है, थोड़ी थोड़ी फीस है, नाम मात्र ही, तो शायद कई बार पेरेंट्स को बोलना पड़ता है, टीचर भी बार बार इस चीज़ को लेकर बोलते हैं। शायद कुछ बच्चे तो ऐसे भी मिलेंगे लोकल स्कूलों में कि 4th मंथ स्टार्ट हो चुका है, अभी तक एडमिशन भी नहीं हुई। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ बाप जागरूक कितने हैं। तो अब हमारा जो पर्पज है यही है कि इनमें से जो बच्चे करने वाले हैं, जिसके पेरेंट्स भी जागरूक है और बच्चों के मन में भी ललक है, क्यों न है उन बच्चों को हम एक अलग मंच दें, जिसमें जो हमारा क्लास का पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ हम बच्चे की जीके, रीजनिंग, जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आनी है, उसको अभी से ही शुरू कर दें, ताकि बाद में हमें दिन रात मेहनत ना करनी पड़े। तो अब हमारे पास मौका है, इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से आप इस भीड़ से निकलकर, जिस भीड़ की कोई दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, आप क्लास में देख भी रहे हो, ठीक है, नॉर्मल जिंदगी चल रही है, आपने आज थोड़ा सा काम कर लिया, ठीक है, ना हुआ तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें इस बात का जरा भी मलाल नहीं है कि आज सुबह हम बैग लेकर, मम्मी ने खाना पैक किया था, विद्यालय की ओर चले, तो जब लास्ट में विद्यालय से निकले, तो अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हो तो आपके दिमाग में एक बात रिमाइंड होनी चाहिए, आपने उसको याद करना चाहिए कि आज आपने दिन में क्या किया। अगर आप अपनी दिनचर्या के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते तो आप एक पशु के समान हैं, आप में और उस पशु में कोई अंतर नहीं। तो अब भी समय है, अगर आप भी, जो आज के टाइम में कंपटीशन है, आप भी का हिस्सा बनना चाहते हो, एक अच्छे विद्यार्थी और एक माँ बाप की अच्छी औलाद के रूप में आप एग्जाम्पल पेश करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपका नाम अखबार की सुर्खियों में हो। कई बार हमने देखा है कि अच्छा रिजल्ट आने पर
फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं, सनरूफ गाड़ियों में आपको छतों पर बिठाकर शहर में घुमाया जाता है। आप में भी अगर क्वालिटी है, जुनून है, आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो इनिशिएटिव सर शुरू कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में इस बैच का होगा। तो इसमें सबसे पहले है आपका डेडिकेशन। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं, जैसे हमारा लेक्चर समाप्त हुआ, कक्षा में गए तो उनकी एक ही थिंकिंग है, वो खुद तो करना नहीं चाहते और वो दूसरे बच्चों के भी टांग खींचते। अक्सर देखने को मिला है, बहुत से बच्चे हैं क्लास में जो खुद तो मतलब आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो दूसरों को भी रोकते। कोई भी चीज है उसकी तह तक जाए बिना, उसकी खूबियों को जाने बिना, उसकी नेगेटिव पॉइंट पहले ही सोचना शुरू कर देते हैं। इसमें शाम को हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होगी 5 बजे तक। तो यहाँ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जिनका सपना बड़ा है, जो अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो उनके लिए इस एक्स्ट्रा टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। इसके माध्यम से बहुत सी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो शायद हमने अभी तक नहीं की, वो करने का आपको मौका मिलेगा। कोशिश रहेगी कि हर महीने आपका एक एजुकेशनल टूर हो, क्योंकि अब तक तो ज़्यादा टूर सिर्फ इंजॉय के लिए होते हैं, सिर्फ मस्ती ही हमारा मेन पर्पज है। जिसमें जब भी टूर प्लान करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, टूर का मतलब सिर्फ एंजॉय, लेकिन टूर का मतलब शिक्षा ग्रहण करना भी हो सकता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सभी बच्चों से यही आग्रह करूंगा कि इस भीड़ से निकलकर अपनी एक विशेष पहचान बनाने के लिए आज से ही सोचना शुरू कीजिए कि अब तक सपोज करो बच्चा 10th क्लास में, 9th में है, कि अब तक आपने जो ये 8-9 साल विद्यालय में बिताए हैं, क्या ग्रहण किया, क्या क्या कमियां हैं। शायद आपको खूबी कम नजर आएगी और कमियां ज़्यादा, लेकिन जितनी जल्दी आप इस सोच को बदलकर एक अपना टारगेट लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे एक जुनून के साथ, तो सफलता अवश्य ही आपके कदम चूमेगी। तो जो भी आगे की डिटेल है, इंटरेस्ट कब होगा, क्या प्रोसीजर है, वो आप सर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी हमारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, मेरी भी कोशिश रहेगी कि जो हमारे सुपर 40 बैच के बच्चे हैं वो आपसे मिले, और मैं सर से भी आग्रह करूँगा कि सिलेक्शन के बाद जो बच्चे आपके तैयार हैं, आप भी जीपीएस परिवार में उन बच्चों को लेकर आएँ, ताकि छात्र मिलन समारोह के माध्यम से भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान और जो आपके अंदर क्वालिटी है उनको हमारे बच्चे भी ग्रहण करें, और जो हमने आज तक बच्चों को दिया है उन बच्चों के साथ बैठकर आप भी कुछ सीखें। तो इस इनिशिएटिव को लेकर अगर बच्चों के मन में कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई कंफ्यूजन है, बिना डिटेल पता की करें, आप अपने मन में गलतफहमी ना बनाएं। जिन बच्चों ने इसमें मतलब टेस्ट में शामिल नहीं होना, तो डिटेल तो वो बच्चे भी पता करें कि सर इसमें क्या एक्टिविटी होगी, क्या उद्देश्य होगा, हमको एक्स्ट्रा क्या फैसिलिटी मिलेगी, क्या करने का हमारा जो मेन पर्पज है वो रहेगा, और भी बाकी सारे डिटेल हैं। जिस बच्चे को एडमिशन नहीं लेना, तो कम से कम डिस्कशन तो अपने अध्यापक के साथ, क्लास इंचार्ज के साथ, या अपने किसी सब्जेक्ट टीचर के साथ वो बच्चा भी डिस्कस करें। आप आगे बढ़ना चाहते हो तो साथ छोड़िए, किसी के ऊपर डिपेंड आप नहीं रहना। आप ये ना देखिए कि कौन शामिल है और कौन नहीं है, सिर्फ आप खुद के बारे में सोचिए कि मुझे शामिल होना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो, ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं, बहुत है इंटेलिजेंट हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज है अभी भी। बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं क्या कहीं यूपीएससी होता है, क्या इसके प्रोसीजर है, क्या सीईटी है, क्या आईआईटी होता है। एक बेसिक चीज़ बता दूँ, आईआईटी फुल फॉर्म तो बहुतों को पता भी होगी। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके लिए एक अलग से एग्जाम होते हैं। कुछ ही संस्थान है इंडिया में, अब तो एक विदेश में भी है, जांजीबार नाम का एक देश है, जांजीबार नाम का देश है, वहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम का भी इंस्टीट्यूट बन गया है। 16-17 होंगे इसके। तो सुन लो ध्यान से, जो वहाँ पढ़ के निकल गया ना, 1-1 करोड़ के पैकेज हैं। सुन लो, 1 करोड़ रुपए सालाना सैलरी,
1 करोड़ रुपए सालाना सैलरी, तो 1 करोड़ सैलरी पैकेज इतने होते हैं, इससे भी ज्यादा हैं। 5-5 करोड़ वाले भी पड़े हैं, 5-5 करोड़ सैलरी। अब यहाँ किसी की जॉब लग गई, बहुत खुश हो गए, बेसिक सैलरी को ग्रुप डी में लग गए, इन हैंड मिलते हैं कितने 30,000 रुपए कुछ इतने। और जिसकी 1 करोड़ सैलरी होती है ना, उसका एक दिन का 27,300 कुछ समथिंग बनते हैं। एक दिन की सैलरी है 27,300 जो IIT क्लियर करते हैं। IIT क्लियर करने के बाद इतनी सैलरी है। तो नीट के एग्जाम की बात कर रहे थे सर, नीट में क्वालिफाई किया, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम MBBS की पढ़ाई करते हैं, पता ही होगा, डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर बहुत पढ़े हैं ऐसे जिनकी महीने की है 1 करोड़ रुपए अर्निंग, बहुत डॉक्टर हैं। अब क्या मैं बता दूं कि आसपास में ही एक भारतीय हॉस्पिटल है करनाल में, डॉक्टर संजय काड़ा नाम है, तो आपको नहीं पता होगा, आपके पेरेंट्स को पता होगा, ठीक है, संजय काड़ा नाम है। उनके लेक्चर होते हैं, वो लेक्चर भी देते हैं, ट्रीटमेंट तो करती हैं, लेक्चर भी होते हैं। महीने के 15 दिन अवेलेबल होते हैं वो यहाँ, 15 दिन ऑस्ट्रेलिया, US, ब्रिटेन, ऐसे जगह जाके लेक्चर रहते हैं। और एक लेक्चर के उनके 10-10 लाख रुपए फीस है। एक दिन गए, लेक्चर दिया, 10 लाख रुपए फीस है, ठीक है। सर को भी देने पड़ेंगे मैं 10 लाख रुपए, ठीक है। तो पहले तो पता करो, पता ही नहीं हमें तो क्या एग्जाम है भाई, किस चीज की प्रिपरेशन करनी है, हमें 10वीं के बाद करना क्या है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी बता दूं, ठीक है, कि भी होगा क्या। अब आप इंटरेस्टेड हो, उसके बाद क्या करना है, इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, सबका टेस्ट लेंगे, जो टॉप बच्चे हम सेलेक्ट करेंगे उनका बैच बनाएंगे। अगर हमें ये लगा कि हम 30 का बैच बना सकते, सुपर 30 नाम होगा, अदरवाइज हम उनको फाउंडेशन बैच के नाम से नाम देंगे। वो श्योर नहीं है, वो एग्जाम्स के बाद हम चेक करेंगे कि हाँ कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं और कितने बच्चे इंटरेस्टेड थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे उन बच्चों को क्या क्या चीज मिलेगी अलग से करने के लिए। उनसे सबसे पहले तो उनकी यूनिफॉर्म भी अलग ही होगी, जो आप यूनिफॉर्म है इस यूनिफॉर्म से अलग यूनिफॉर्म होगी आपकी उनकी, ठीक है। वो चार्जेस में आपकी जुड़ जाएगी, उनकी यूनिफॉर्म अलग होगी ताकि वो अलग से देखेंगे हाँ ये भाई ब्रिलियंट। आपको एक चीज़ के बारे में पहले बता दिया था भाई, डिटेल में समझा दिया था सब कुछ सुपर 30 के बारे में। आज तारीख कितनी है, आज है 24, और मेरी कोशिश है कि 1 अगस्त से हम क्लासेस शुरू कर दें सुपर 30 या फाउंडेशन बैच के। तभी पता नहीं नाम क्या रखेंगे, हम सुपर 30 रखेंगे या फिर कुछ और, वो स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके बारे में मैं कुछ बच्चों को बता भी चुका हूँ कि भाई अपनी साइंस लैब भी तैयार होगी और कंप्यूटर लैब भी तैयार हो चुकी है, लाइब्रेरी आज हो जाएगी तैयार। कंप्यूटर लैब अभी सिर्फ जो सुपर 30 के बच्चे हैं उनके लिए फ्री होगी, जो सुपर 30 के बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए वो फ्री होगी, बाकी सबके लिए चार्जेस होंगे। गॉट दैट। और फिलहाल के लिए साइंस के जो भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें काम हैं वो सभी को करवाए जाएंगे। आपके सिलेबस वाला तो सबको होगा, जो आगे फ्यूचर के लिए जितने भी काम होंगे वो सब सुपर 30 के बच्चों के लिए करवाए जा रहे हैं। ये अब मिड सेशन में आके ये सब चीज़ें तैयार करना सिर्फ सुपर 30 के लिए है, ध्यान रहे। तो कोशिश रहेगी कि आज या कल से हम फॉर्म देना शुरू कर दें, और फॉर्म की फ़ीस होगी 20 रुपीज़, 20 रुपये फीस होगी फॉर्म की। खुद से भरोगे फॉर्म, फ़ोटो भी पेस्ट होगी, फ़ोटो क्लिक करवाइयो। थोड़े से एफर्ट्स भी अभी से करने पड़ेंगे ना। अगर अभी से हम सोचेंगे कि भाई ना ये सारे काम स्कूल कर दे तो फ्यूचर में क्या करोगे, तो फ्यूचर में तो बहुत से फॉर्म फिल करने हैं, तो ये काम खुद करोगे, फॉर्म फिल करना है सब चीज़ें। और आज क्वेश्चन पेपर सेट करवा दिया जाएगा, फॉर्म सभी को फिल कर कोई मर्जी फिल करे, ठीक है। जो फॉर्म फिल करेगा वो ही फिर एंट्रेंस में बैठेगा, और बाकी फिर उसमें से हम चूज़ करेंगे, जो भी जिसके भी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम उसमें से सुपर 30 या फाउंडेशन बैच के लिए हम चूज़ करेंगे फिर। तो उसके लिए प्रिपरेशन में क्या है कि जो अभी तक आपने किया है ना सिलेबस, उसी में से होगा, और कोशिश रहेगी कि ऑप्शनल ही देंगे हम।
Is that okay? That's all.